कैंसर का ढोंग करने से लेकर नफरत का अपराध मंचित करने और टॉक शो के सेट को आग लगाने तक कुछ मशहूर हस्तियों ने ऐसी हदें पार की जिन्हें कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उनकी चौंकाने वाली कार्रवाइयों ने दुनिया के सामने खेल खेला, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। यहाँ 20 मशहूर हस्तियों के बारे में बताया गया है जिन्होंने कैमरे पर अपने करियर को नष्ट कर दिया और कैसे उन्होंने सब कुछ खो दिया। लियाम नीसन को एक इंटरव्यू के बाद कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्होंने अपने अतीत की एक परेशान करने वाली कहानी साझा की थी। उन्होंने उस समय की बात की जब उनके किसी करीबी के साथ एक अश्वेत व्यक्ति द्वारा यौन हमला किया गया था। मैं दूर था और मैं वापस आया और उसने मुझे बताया कि उसका बलात्कार हुआ था। उसने स्वीकार किया कि यह सुनकर वह गुस्से से भरे हुए सड़कों पर घूम रहा था, लड़ाई की तलाश में। उसने कहा कि वह गुस्से में एक अश्वेत व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहता था ताकि मैं उसे मार सकूं। और इसमें मुझे 1 हफ्ता, शायद 1.5 हफ्ता लगा इसे थोड़े से पार करने में। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके विचार कितने गलत थे और उसने गहरे शर्मिंदगी महसूस की। प्रतिक्रिया तुरंत हुई। कई लोगों ने उसे नस्लवादी कहा, सिर्फ ऐसे विचार रखने के लिए, भले ही उसने स्वीकार किया कि उन्हें इसका पछतावा है। उनके जीवन के उस समय में जब उन्होंने अपने गुस्से और नफरत को एक ऐसे नस्लवाद में बदलने की अनुमति दी जिसके लिए वे शर्मिंदा हैं। कुछ हस्तियां जैसे ट्रेवर नोआ और वूपी गोल्डबर्ग ने उनका बचाव किया, यह कहते हुए कि वह बस अपने अतीत की गलतियों के बारे में ईमानदार थे। प्रशंसक विभाजित हो गए और विवाद लंबे समय तक उनका पीछा करता रहा। कुछ लोगों के लिए उनकी फिल्में पहले की तरह देखना मुश्किल हो गया। मार्टिन लॉरेंस 1990 के दशक के सबसे बड़े कॉमेडी सितारों में से एक थे। 1994 में उन्हें सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी के लिए आमंत्रित किया गया, जो किसी भी हास्य कलाकार के लिए एक बड़ी अवसर था। हालांकि जो उनके करियर की एक प्रमुख उपलब्धि होनी चाहिए थी, वह जल्दी ही आपदा में बदल गई। एक शुरुआती मोनोलॉग में हद से आगे जाने के बाद उन्हें शनिवार नाइट लाइव से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। और मैं सोच रहा था मुझे मेरा मौका कब मिलेगा, लेकिन अब यही मेरा मौका उनकी है। कच्ची और बिना फिल्टर वाली कॉमेडी के लिए जाने जाते हुए उन्होंने उस रात की सीमाओं को लांघा, व्यक्तिगत स्वच्छता और महिलाओं के शरीर के बारे में भद्दी टिप्पणियां की। उनके चुटकुले केवल अनुचित ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने स्पष्ट विवरणों में भी प्रवेश किया। 90 के दशक की महिलाएं पिली पैकर को काटने का लाइसेंस रखती हैं। एक समय पर उसने इस बारे में बात की कि महिलाओं को खुद का बेहतर ध्यान रखना चाहिए और इसका वर्णन ऐसे किया जो आक्रामक और अनावश्यक था। उसने रिश्तों के बारे में अश्लील भाषा का उपयोग किया और असहज टिप्पणियां की जो लाइव टेलीविजन के लिए सीमा लांघ गई थी। मुझे कुछ कहना है। आप में से कुछ लोग अपने पीछे को ठीक से नहीं धो रहे हैं। मोनोलॉग इतना आपत्तिजनक हो गया कि एनबीसी को इसे भविष्य के प्रसारणों से हटा देना पड़ा और इसे हटाने के कारण की व्याख्या करने वाला एक अस्वीकरण डाल दिया गया। हालांकि हम सैटरडे नाइट लाइव पर इस मुद्दे पर किसी भी तरीके से कोई रुख नहीं अपनाते। इस घटना के गंभीर परिणाम हुए लॉरेंस के लिए। सैटरडे नाइट लाइव ने उन्हें शो पर फिर से आने से प्रतिबंधित कर दिया और विवाद ने उन्हें वर्षों तक पीछा किया। जूलियाना रैंसिक ई के फैशन पुलिस के सबसे चर्चित लोगों में से एक बन गई, लेकिन अच्छे कारण से नहीं। 2015 के अकादमी अवार्ड्स के बारे में एक सेगमेंट के दौरान उसने जेंडाया के हेयर स्टाइल के बारे में एक टिप्पणी की जिसने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। उसने कहा कि जेंडाया के ड्रेडलॉक्स ने ऐसा लगता है जैसे वह पैचुली ऑन ऑयल या वीड की गंध देती हैं। अनेक लोगों ने इसे एक आपत्तिजनक रूढ़िवादिता के रूप में देखा। जेंडाया ने जल्दी से इंस्टाग्राम पर प्रतिक्रिया दी। उसने कहा कि मजाक और अपमानजनक होने के बीच बड़ा फर्क होता है। उसने समझाया कि उसने अपने प्राकृतिक बालों को उसकी सुंदरता का जश्न मनाने के लिए पहना और रैंसिक के शब्दों से निराश महसूस किया। ये पोस्ट ऑनलाइन काफी समर्थन प्राप्त करने लगी और लोगों ने रैंसिक की आलोचना शुरू कर दी। रैंसिक ने पहले ट्विटर पर माफी मांगी, यह कहते हुए कि उनका किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा कभी नहीं था। बाद में उन्होंने एक बयान दिया कि उनके शब्दों ने लोगों को चोट पहुंचाई है। उन्होंने बेहतर होने और धारणाओं को बढ़ावा न देने का वादा किया। मैंने सीखा है कि मेरा इरादा नहीं बल्कि परिणाम मायने रखता है। रैंसिक ने यह भी आरोप लगाया कि संपादन ने उनकी टिप्पणियों को और खराब कर दिया। हालांकि नुकसान हो चुका। संपादन प्रक्रिया में कुछ इशारे जो मैंने किए, कुछ बातें जो मैंने कही, समय के लिए हटा दी गई। एजरा मिलर। एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो गया जिसमें एजरा मिलर आइसलैंड के एक बार में एक महिला प्रशंसक के साथ गर्मागर्म स्थिति में नजर आ रहे हैं। इस छोटे क्लिप में मिलर महिला से पूछते हैं कि क्या वह लड़ाई करना चाहती है। सीखना चाहते हो? क्या तुम लड़ना चाहते हो? शुरुआत में वह सहमत लग रही थी, लेकिन चीजें परेशान करने वाली हो गईं जब मिलर ने अचानक उसका गला पकड़ा और उसे एक ट्रक के खिलाफ धकेल दिया और फिर फर्श पर गिरा दिया। क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या आप लड़ना चाहते हैं? क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति आश्चर्यचकित दिखाई दिया और क्लिप जल्दी समाप्त हो गई। अरे भाई लड़ना चाहते हो? इस घटना से नाराजगी फैल गई, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। इसके बाद और विवाद सामने आए। मिलर को बाद में कई बार अव्यवस्थित आचरण के लिए गिरफ्तार किया गया।
डकैती और उत्पीड़न। मुझे सिर्फ मुझे अशांति फैलाने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, मैं आपको आपकी नींद में हमला कर रहा था, सही है? जैसे जैसे ये विवाद बढ़े वैसे वैसे मिलर के करियर पर असर पड़ा। वार्नर ब्रदर्स को द फ्लैश, एक प्रमुख फिल्म जिसमें मिलर मुख्य भूमिका में थे, को लेकर दबाव का सामना करना पड़ा। जबकि फिल्म रिलीज हुई थी, इसने बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष किया और कई लोग मानते हैं कि मिलर की हरकतों ने एक भूमिका जोन रिवर्स का दी टुनाइट शो के साथ मजबूत संबंध था। वह अक्सर दिखाई देती थी और यहां तक कि जॉनी कार्सन की अनुपस्थिति में अतिथि होस्ट के रूप में सेवाएं देती थी। उनका पेशेवर बंधन ठोस लगता था, लेकिन 1986 में सब कुछ बदल गया। रिवर्स ने फॉक्स से अपना खुद का लेट नाइट टॉक शो होस्ट करने का ऑफर स्वीकार कर लिया, जिससे वह कार्सन की सीधी प्रतिद्वंद्वी बन फॉक्स गई। नेटवर्क शुरू कर रहा था और उन्होंने हमसे संपर्क किया, रूपर्ट मर्डॉक और बैरी डिलर। असल समस्या सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि यह थी कि उसने सार्वजनिक घोषणा से पहले कार्सन को सूचित नहीं किया। जब उसने उन्हें बताने के लिए फोन किया तो उन्होंने तुरंत फोन रख दिया। उसने फिर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उससे बात करने से इनकार कर दिया। बाद में रिवर्स ने समझाया कि एनबीसी उनके अनुबंध को नवीनीकृत करेंगे या नहीं, इस बारे में कोई स्पष्ट चर्चा करने से बच रहा था। उन्होंने महसूस किया कि नेटवर्क के साथ उनके भविष्य को लेकर वह अनिश्चित थी, क्योंकि वे निश्चित उत्तर को टालते जा रहे थे। उन्होंने मुझे कभी नया नहीं किया। जब मैं चला गया तो वे सदमे में थे। इस बीच फॉक्स अपना नेटवर्क शुरू करने की प्रक्रिया में था और उसे एक अवसर नजर आया। उन्होंने उसे एक ऐसा प्रस्ताव दिया जो अस्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। जब $15 मिलियन का मतलब कुछ होता था, आप जानते हैं, जो एक मेरा मतलब है, बस बेहद बड़ी रकम। उन्होंने उसे एनबीसी में जो कुछ भी था वही सब, साथ ही 5 साल का अनुबंध और बहुत बड़ा वित्तीय समझौता जो $15 मिलियन का था, का वादा किया, जो उस समय जीवन बदलने वाली राशि थी। कार्सन ने फिर कभी उनसे बात नहीं की और उन्हें द टुनाइट शो से स्थायी रूप से बैन कर दिया गया। जिमी द ग्रीक एक प्रसिद्ध खेल टिप्पणीकार थे। वह सीबीएस के लिए काम करते थे और अक्सर फुटबॉल पर अपनी राय साझा करते थे। हालांकि 1988 में एक इंटरव्यू ने उनके करियर को बर्बाद कर दिया। एक रिपोर्टर ने उनसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के डे और समाज में अश्वेत लोगों की प्रगति के बारे में पूछा। मार्टिन लूथर किंग के जन्मदिन और समाज में अश्वेत लोगों द्वारा की गई प्रगति के बारे में सवाल पूछ रहे थे। पहले उन्होंने निष्पक्षता के बारे में बात की, लेकिन फिर उन्होंने ऐसे टिप्पणियां की जो कई लोगों को चौंका गईं। उन्होंने दावा किया कि अगर अश्वेत लोग अधिक कोचिंग करने लगे तो फुटबॉल में श्वेत लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग सभी खिलाड़ी अश्वेत हैं और श्वेत लोगों के लिए केवल कोचिंग की नौकरियां बची। मेरा मतलब है सभी खिलाड़ी अश्वेत हैं। मेरा मतलब है केवल चीजें जो गोरे नियंत्रित करते हैं वे हैं। उनकी टिप्पणियां तेजी से फैल गईं और लोग नाराज हो गए। कई लोगों ने शिकायत करने के लिए टीवी स्टेशन पर फोन किया। सीबीएस को एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। नेटवर्क पर कार्रवाई करने का दबाव था। जल्द ही सीबीएस ने उसे बर्खास्त कर दिया। जोकिन फीनिक्स ने पहले ही एक मजबूत अभिनय करियर बना लिया था, लेकिन 2009 में देर रात के एक टॉक शो में उनके साक्षात्कार ने कई लोगों को भ्रमित कर दिया। जब वह डेविड लेटरमैन के शो में दिखाई दिए तो वह बहुत अलग दिख रहा था। उसने घनी दाढ़ी रखी हुई थी, धूप के चश्मे लगाए हुए थे और धीमी और असहज ढंग से बोल रहा था। आपके पास एक अच्छी दाढ़ी है और दाढ़ी कैसी? उसका व्यवहार अजीब था और लोग नहीं समझ पा रहे थे कि वह गंभीर था या मजाक कर रहा था। साक्षात्कार के दौरान लेटरमैन ने सरल प्रश्न पूछने की कोशिश की, लेकिन फीनिक्स ने छोटे और अजीब जवाब दिए। जब उससे उसकी दाढ़ी के बारे में पूछा गया तो वह असहज नजर आया। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप मुझे इस बारे में अजीब महसूस करवा रहे हैं। मुझे खेद है कि मैं आपको इसके बारे में अजीब महसूस करवा रहा हूँ। जब लेटरमैन ने उनकी हालिया फिल्म में अभिनय की प्रशंसा की तो फीनिक्स ने मुश्किल से प्रतिक्रिया दी। और आप फिल्म में शानदार थे, मैंने आपके काम का वास्तव में आनंद लिया। धन्यवाद। इसके बजाय उन्होंने कहा कि वह अभिनय छोड़ रहे हैं ताकि हिप हॉप संगीत पर ध्यान केंद्रित कर सकें, जिससे दर्शक हैरान रह गए। लेटरमैन ने मजाक किया और भीड़ हंसी, लेकिन फीनिक्स चुप और भावशून्य बने रहे। मुझे उम्मीद है कि आप फिर से विचार करेंगे और अभिनय में लौट आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपसे बेहतर वास्तव में कोई नहीं। साक्षात्कार के बाद कई लोगों का मानना था कि वह व्यक्तिगत संघर्षों से गुजर रहे हैं। उनका व्यवहार इतना असामान्य लग रहा था कि हॉलीवुड ने उनसे दूरी बना ली। ग्विनेथ पैल्ट्रो। ग्विनेथ पैल्ट्रो, वनेसा शॉ। बाद में यह पता चला कि यह सब एक मॉक्यूमेंट्री फिल्म आई एम स्टिल हियर के लिए एक योजनाबद्ध अभिनय का हिस्सा था। हालांकि क्षति वास्तविक थी। कई स्टूडियो ने उन्हें भूमिकाएं देना बंद कर दिया और उनके प्रतिष्ठा को सुधारने में कई साल लग गए। रेचल जेगलर 2021 में वेस्ट साइड स्टोरी में अभिनय करने के बाद तेजी से उभरती सितारा बन गई, लेकिन डिज्नी लाइव एक्शन स्नो व्हाइट में उनकी भूमिका को लेकर विवाद के बाद उनके करियर को झटका लगा। जबकि कई प्रशंसक पहले से ही रीमेक को लेकर संदेह में थे, जेगलर की मूल एनिमेटेड क्लासिक के बारे में टिप्पणियों ने और भी लोगों को नाराज कर दिया। एक साक्षात्कार में उसने 1937 की फिल्म की आलोचना करते हुए कहा कि यह
पुरानी हो चुकी है और एक आधुनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। उसने स्नो वाइट और राजकुमार के बीच प्रेम कथा को नजरअंदाज कर दिया, ये दावा करते हुए कि चरित्र को इसके बजाय नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसने मजाक करते हुए राजकुमार को पूरी तरह से हटाने की बात कही, उसे एक पीछा करने वाला उस आदमी के साथ जो सचमुच उसका पीछा करता है। अजीब। मूल फिल्म के प्रशंसक उसकी बातों से खुश नहीं थे, यह तर्क देते हुए कि उसने क्लासिक के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाया। विरोध तब और बढ़ गया जब जिगलर ने स्वीकार किया कि वह कभी भी स्नो वाइट की प्रशंसक नहीं रही। उसने कहा कि उन्होंने इसे एक बार बचपन में देखा था और कभी पसंद नहीं किया। कई लोगों ने पूछा कि अगर उन्हें मूल इतना नापसंद था तो उन्होंने भूमिका क्यों स्वीकार की। इंटरव्यू के दौरान उनका रवैया केवल आलोचना को बढ़ावा देता रहा और प्रशंसकों ने उनकी फिल्मों का बहिष्कार करने, जिसमें हंगर गेम्स प्रीक्वल भी शामिल है, की मांग शुरू कर दी। जो किरदार करियर को परिभाषित करने वाला था, उसने उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। वैनिला आइस। वैनिला आइस 1990 में आइस आइस बेबी के साथ एक बहुत बड़ा सितारा थी, लेकिन उनकी सफलता लंबे समय तक नहीं रही। कुछ असफल गानों के बाद उनका संगीत करियर बिखरने लगा। फिर एमटीवी पर एक चौंकाने वाला क्षण ने स्थिति को और भी खराब कर दिया। 1999 में उन्हें 25 लेम नामक एक शो में आमंत्रित किया गया, जहां हास्य कलाकार खराब संगीत वीडियो का मजाक उड़ाते थे। और इन्हें आप फिर कभी नहीं देखेंगे क्योंकि मेरा अनुमान है इन्हें नष्ट कर अपनी वीडियो पर सिर्फ हंसने के बजाय उसे आइस आइस बेबी टेप को नष्ट करने के लिए एक बेसबॉल बैट दिया गया। शायद सज्जन ठीक है, मैं वनीला आइस हूं। समझ में आ गया। मुझे वनीला आइस। शुरुआत में उसने उम्मीद के मुताबिक उसे तोड़ा, लेकिन फिर उसने नियंत्रण खो दिया। उसने पूरे सेट को तबाह करना शुरू कर दिया, मेजें तोड़ दी और चीजें इधर उधर उड़ाने लगा। ये मजेदार है, आपने मुझे एक हथौड़ा दिया क्योंकि मैं एक समय वह ऐसा लग रहा था कि वह जॉन स्टीवर्ट पर बैट मारने वाला था। मेजबान हैरान थे और जेनिन गरोफालो तो डर के मारे सिकुड़ गई। चलो तुम्हें थोड़ा देखते हैं और फिर तुम खुद को नष्ट कर सकते हो। शो के बाद लोगों ने इसे एक मजेदार मजाक के रूप में नहीं देखा। कई लोगों को लगा कि वह अपने करियर के खत्म होने पर गुस्से में और कड़वाहट से भरा हुआ था। एमटीवी पर वह जंगली पल उसके करियर के कभी ना उभरने का सबसे बड़ा कारण बन गया। शॉन कॉनरी। शॉन कॉनरी ने 1987 में बारबरा वॉल्टर्स के साथ एक साक्षात्कार के लिए बैठकर बातचीत की। बातचीत साधारण रूप से शुरू हुई। उन्होंने दोस्ती, गोल्फ और उसके निजी जीवन के बारे में बात की। गोल्फ का आनंद भी, मुझे महिलाओं के साथ गोल्फ खेलना पसंद नहीं है। साक्षात्कार ने एक गंभीर मोड़ लिया। वॉल्टर्स ने कॉनरी को उनके एक पुराने बयान की याद दिलाई, जहां उन्होंने कहा था कि किसी महिला को थप्पड़ मारना सबसे बुरी बात नहीं और जैसा कि मुझे याद है, तुमने कहा था कि तुम इसे बंद मुट्ठी से नहीं करते, इसे खुली हथेली से करना बेहतर है। उसने पूछा कि क्या वह अभी भी वही मानते हैं। कॉनरी ने शांति से जवाब दिया कि उनकी राय नहीं बदली है। और मुझे वह पसंद नहीं आया। नहीं। आपने नहीं? वॉल्टर्स आश्चर्यचकित लगी और उनसे समझाने के लिए कहा। कॉनरी ने कहा कि कभी कभी यदि कोई महिला बहस करना बंद नहीं करती है तो थप्पड़ जरूरी हो सकता है। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से परिस्थितियों पर निर्भर करता है और अगर यह मायने उन्होंने रखता कहा है कि यह बंद मुट्ठी से नहीं बल्कि खुली हथेली से होना चाहिए। वॉल्टर्स ने पूछा कि अगर कोई महिला उन्हें वापस मारे तो वह क्या करेंगे। कॉनरी हंसे और कहा कि यह एक अलग स्थिति होगी। खैर, फिर आप एक और क्षेत्र में आते हैं। मेरा मतलब है फिर शायद उसे ये पसंद आ जाए और फिर ये कुछ और बन जाता है। मुझे नहीं पता। ने कई लोगों को चौंका दिया। यह साक्षात्कार उनके करियर के सबसे बड़े विवादों में से एक बन गया। कई सालों बाद भी लोग इसे इस बात का प्रमाण मानते थे कि उनकी महिलाओं के प्रति सोच पुरानी और अस्वीकार्य थी। माइकल जैक्सन। लिविंग विद माइकल जैक्सन डॉक्यूमेंट्री में सबसे विवादास्पद क्षणों में से एक वह था जब माइकल जैक्सन ने 13 वर्षीय गैविन अर्विजो के साथ नेवरलैंड रैंच में बैठकर बातचीत की। यह इंटरव्यू उस समय मोड़ लिया जब पत्रकार मार्टिन बशीर ने उन बच्चों के बारे में पूछा जो घर पर रुके थे, विशेषकर उनके बेडरूम में। बशीर ने सवाल किया कि क्या किसी वयस्क पुरुष के लिए गैर संबंधित बच्चों के साथ स्लीप ओवर करना उचित था। दूसरे परिवारों के बच्चे आए हैं और वे आपके घर में रुके। जैक्सन ने जवाब दिया कि उन्हें उन लोगों के लिए दुख होता है जो इसमें कुछ गलत देखते हैं। उन्होंने जोर दिया कि बिस्तर साझा करना दयालुता और प्रेम का कार्य है, न कि कुछ अनुचित। उन्होंने समझाया कि वो अक्सर बच्चों को अपना बिस्तर दे देते थे जबकि वो खुद फर्श पर सोते थे और उन्हें लगता था कि यह सबसे उदार कार्य है जो वे कर सकते। उसका जवाब कैसे देते? मुझे उनके लिए अफसोस होता है क्योंकि ये उन लोगों को जज करना है जो सच में लोगों की मदद करना चाहते हैं। जब बशीर ने उन पर और दबाव डाला, ये पूछते हुए कि क्या बच्चे अलग कमरे में रह सकते थे, जैक्सन ने स्वीकार किया कि अतिथि कक्ष थे, लेकिन दावा किया कि बच्चे हमेशा उनके साथ रहना पसंद करते थे। उसे इस साक्षात्कार के कारण भारी प्रतिक्रिया हुई, जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर जांच हुई और अंततः 2005 के मुकदमे में भूमिका निभाई। विवाद उसके जीवन भर उसका पीछा करता रहा और वित्तीय समस्याओं ने केवल स्थिति को और बिगाड़ दिया, जब तक कि 2009 में उसकी मृत्यु नहीं हो गई। मेल गिब्सन सहयोगी ऐप द होल पेंट्री 2013 में लॉन्च करने के बाद एक वेलनेस प्रभावशाली बन गई। उन्होंने कुक बुक्स भी प्रकाशित की, जिससे उन्हें बड़ा अनुयायी वर्ग मिला।
उनके ब्रांड और ये स्वास्थ्य और प्राकृतिक जीवन के आसपास बनाया गया था। लेकिन फिर उसने एक चौंकाने वाला दावा किया। उसने लोगों से कहा कि उसे कई कैंसर थे और वह स्वस्थ आहार और वैकल्पिक चिकित्सा के माध्यम से उनका इलाज कर रही थी। कई लोगों ने उसकी कहानी पर विश्वास किया और उसका समर्थन किया। अंडाशयी कैंसर के लिए परीक्षण किया गया, अब मेरे गर्भाशय में कैंसर नहीं है। हालांकि 2015 में सवाल उठने लगे, लोग उनके दावों पर शक करने लगे और यह अफवाह फैली कि वह कभी बीमार नहीं थी। पेले गिब्सन का समर्थन करते हुए जो अब वह मानती थीं कि एक कैंसर धोखेबाज उसने यह भी वादा किया था कि वह अपने व्यवसाय से कमाए पैसे दान करेगी, लेकिन जांच में पाया गया कि दान कभी नहीं हुआ। जैसे जैसे दबाव बढ़ा, उसने ऑस्ट्रेलियन विमेंस वीकली को एक इंटरव्यू दिया, जहां उसने आखिरकार स्वीकार किया कि उसने झूठ बोला था। उसने कहा कि उसके कठिन बचपन ने उसकी हरकतों में भूमिका निभाई, लेकिन नुकसान हो चुका था। उसका करियर तुरंत ढह गया। लोग जो कभी उस पर विश्वास करते थे, उन्हें धोखा महसूस हुआ। सन 2017 में उसे कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ा और जनता को गुमराह करने के लिए $4,10,000 का जुर्माना लगाया गया। उसका पतन सबसे बड़े सोशल मीडिया प्रभाव घोटालों में से एक था। यह साबित करता है कि झूठ सबसे सफल करियर को भी नष्ट कर सकता है। टॉम क्रूज कई ऐसे क्षणों में शामिल रहे हैं जिन्होंने लोगों के नजरिए को बदल दिया। सबसे प्रसिद्ध में से एक उनका साक्षात्कार पीटर ओवरटन के साथ था। रिपोर्टर ने पूछा कि क्या निकोल किडमैन उनके जीवन का प्रेम थी। पहले क्रूज ने शिष्ट उत्तर दिए, कहा कि वह चाहते हैं कि किडमैन खुश रहें और उन्होंने फिर से शादी करने की योजना बनाई। प्रश्न वो कोई है जिससे आप जानते हैं मैं फिर से शादी करने की योजना बना रहा हूं। लेकिन जब उनके पिछले रिश्ते के बारे में सवाल जारी रहे तो वह धैर्य खो बैठे। उन्होंने ओवरटन से कहा कि वह एक सीमा पार कर रहे हैं और दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी जिज्ञासा के लिए खुद जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। सुनो, बात यह है पीटर, तुम अब एक सीमा पार कर रहे हो। तुम जानते हो कि तुम ऐसा कर रहे हो। फिर आया वह क्षण जो सबसे अधिक ध्यान खींचने वाला था। क्रूज ने रिपोर्टर से कहा कि वह अपनी शिष्टता वापस लाए। कई लोगों ने इसे अशिष्ट और आक्रामक माना। एक और घटना जो सुर्खियों में आई वह उनका 2005 में ओपरा विनफ्रे के साथ साक्षात्कार था। सामान्य रूप से प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय वह सोफे पर कूदे, चिल्लाए और ओपरा के हाथ पकड़ नहीं, केटी ने एक बार 17 मैगजीन को बताया था। हाँ, वह केटी होम्स के साथ अपने नए रिश्ते को लेकर उत्साहित था, लेकिन उसके ज्यादा भावुक व्यवहार ने कई लोगों को चौंका दिया। ओपरा ने भी मजाक किया कि वह पागल हो गया था। यह इंटरव्यू टॉक शो के इतिहास में सबसे ज्यादा मजाक उड़ाई गई घटनाओं में से एक बनी। लेकिन आप जानते हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने के लिए इन घटनाओं के बाद लोग क्रूज को अलग नजर से देखने लगे। कई लोगों को लगा कि वह अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं और कुछ तो उन्हें पसंद करना भी बंद कर दिया। विल स्मिथ ऑस्कर मंच विवाद का केंद्र बन गया जब विल स्मिथ सामने जाकर क्रिस रॉक को लाइव दर्शकों के सामने थप्पड़ मारा। रॉक द्वारा जाडा पिंकेट स्मिथ के मुंडे हुए सिर के बारे में मजाक करने के बाद यह चौंकाने वाला पल हुआ जिसमें फिल्म जी डाई जेन का संदर्भ था। जाडा, जिन्हें एलोपेशिया है, खुश नहीं दिखी। पहले स्मिथ ने मजाक पर हंसी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह मंच पर चढ़ गए और रॉक को थप्पड़ मार दिया। वाह! जब स्मिथ अपनी सीट पर लौटे तो उन्होंने 2 बार चिल्लाकर रॉक से कहा कि जेडा का नाम उनके मुंह से न ले। कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल गया। रॉक शो को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए स्तब्ध लग रहे थे, लेकिन उन्होंने स्थिति को पेशेवर तरीके से संभाला। अपना नाम अपनी गंदी जुबान से दूर रखो। वाह यार। हाँ, हालांकि नुकसान हो चुका था। अकादमी ने उसे 10 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया और हॉलीवुड में कई लोगों ने उससे दूरी बना ली। उसका कभी न रुकने वाला करियर बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रोजेक्ट्स में देरी या रद्द हो गए। बॉबकैट गोल्डथ्वेट टॉक शो पर अराजक व्यवहार से अपरिचित नहीं थे, लेकिन 1994 में द टुनाइट शो विद जे लेनो पर उनकी उपस्थिति उनके करियर के सबसे लापरवाह क्षणों में से एक थी। गोल्डथ्वेट अपने कॉमेडी या अभिनय के लिए नहीं, बल्कि लेट नाइट सेट्स को नष्ट करने के लिए सुर्खियों में थे। जब जे लेनो ने उनका परिचय कराया तो दर्शकों को पहले से ही पता था कि कुछ चौंकाने वाला हो सकता है। उनकी बातचीत के दौरान गोल्डथ्वेट पछतावे में नहीं दिखे। इसके बजाय उन्होंने मजाक किया कि रेटिंग सीजन के दौरान प्रासंगिक बने रहने के लिए उन्हें पागल होना पड़ता है। नहीं, मुझे पागल होना पड़ेगा। मुझे पता है। नहीं, आपको पागल नहीं होना है। मुझे पता है कि मुझे पागल होना उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से खुद को बच्चों के लिए एक महान आदर्श बताया, ये जोड़ते हुए कि बच्चों को उन जैसे और आदर्श व्यक्तियों की जरूरत है। लेकिन क्या आप खुद को हमारे युवा लोगों के लिए एक रोल मॉडल मुझे लगता है कि मैं बच्चों के लिए एक उत्कृष्ट आदर्श। फिर आया सबसे चौंकाने वाला पल। उसने लाइटर फ्लूइड और एक लाइटर निकाला और अपनी कुर्सी में आग लगा दी। लेनो और क्रू ने चौंक कर प्रतिक्रिया दी, ये मांग करते हुए कि वह जलती हुई कुर्सी पर बैठे। गोल्डथ्वेट ने मना कर दिया, स्थिति को हल्के में लेने की कोशिश करते हुए। बैठ जाओ। मैं उस पर नहीं बैठ रहा। उस कुर्सी पर बैठो। प्रतिक्रिया तुरंत हुई। यह स्टंट सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं था।
अधिकारी इस स्टंट को हल्के में नहीं ले रहे थे। तुरंत बर्बैंक शहर के वकील ने उसे अवैध रूप से आग लगाने और नुकसान पहुंचाने के इरादे से ज्वलनशील पदार्थ ले जाने का आरोप लगाया। प्रत्येक आरोप में $2,700 का जुर्माना होने की संभावना थी। प्रिंस एंड्रयू। बीबीसी के एमिली मैटलिस के साथ प्रिंस एंड्रयू का इंटरव्यू एक आपदा में बदल गया, जिसके कारण उन्होंने शाही कर्तव्यों से दूर रहने का फैसला किया। दोषी यौन अपराधी के घर में चर्चा रहना। उनके जेफरी एप्स्टीन के साथ संबंध पर केंद्रित थी, जो एक दोषी यौन अपराधी है। एप्स्टीन से दूरी बनाने के बजाय प्रिंस एंड्रयू ने उनके रिश्ते को यह कहकर सही ठहराने की कोशिश की कि इससे उन्हें लाभकारी अवसर मिले। उस बयान से ही जनता को खासी नाराजगी हुई। यह रहने के लिए एक सुविधाजनक स्थान चीजें था। तब और बिगड़ गईं जब उन्होंने कभी वर्जीनिया रॉबर्ट्स, जो एप्स्टीन की आरोप लगाने वाली हैं, से मिलने से इनकार कर दिया, भले ही एक व्यापक रूप से प्रचलित फोटो उन्हें दिखाती हो। एक साथ अपनी सफाई देने के उनके प्रयासों ने स्थिति और खराब कर दी। कई लोगों ने इस साक्षात्कार को ईमानदार जवाब देने के बजाय जिम्मेदारी से बचने की कोशिश के रूप में देखा। व्यवसायों और संगठनों ने उनके चैरिटी के साथ संबंध तोड़ना शुरू कर दिया। शाही परिवार ने नुकसान को नियंत्रित करना चाहते हुए घोषणा की कि वह अब सार्वजनिक कर्तव्यों में भाग नहीं लेंगे। जूसी स्मॉलेट टीवी शो एम्पायर के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, लेकिन 2019 में वह किसी और कारण से मशहूर हो गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि 2 नकाबपोश लोगों ने शिकागो में रात के समय उन पर हमला किया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने नस्लवादी और समलैंगिक विरोधी गालियां दी, उन पर तरल पदार्थ डाला और उनके गले में एक रस्सी डाल दी। अभी वहां हमारे पास सोचने का कोई कारण नहीं है कि वह क्या। कई लोग, जिनमें सेलिब्रिटी और राजनेता शामिल थे, ने उनके लिए समर्थन दिखाया, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो उन्हें उनकी कहानी में समस्याएं मिली। हमसे जो वर्णन किया गया वो वास्तव में जो हुआ वो नहीं है, आप जानते हैं। और ये एक भयानक। 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने पुलिस को बताया कि स्मोलेट ने उन्हें हमले को नकली बनाने के लिए $3,500 दिए थे। उन्होंने कहा कि वह अधिक सार्वजनिक ध्यान चाहते थे और उम्मीद थी कि इससे उन्हें एम्पायर पर बेहतर वेतन मिलेगा। स्मॉलेट ने इस हमले का मंचन करने और शिकागो की प्रतिष्ठा को खींचने के लिए $3,500 का भुगतान किया। बाद में स्मोलेट को पुलिस से झूठ बोलने का दोषी पाया गया। उन्हें जेल और सामुदायिक सेवा की सजा मिली। उनका करियर जल्द ही बुरी तरह प्रभावित हुआ और उन्हें एम्पायर से हटा दिया गया। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी, ट्वीट करते हुए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और उन करोड़ों लोगों का क्या जो आपके नस्लवादी और खतरनाक टिप्पणियों से अपमानित हुए। स्मोलेट का करियर कभी नहीं संभला और हॉलीवुड में कई लोगों ने खुद को उनसे दूरी बना ली है। पाउला डीन। वर्ष 2013 में एक मुकदमे के कारण उनकी करियर को एक बड़ा झटका लगा जब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एक कानूनी गवाही के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने पहले कई बार नस्लीय गालियों का प्रयोग किया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने एक प्लांटेशन थीम वाले शादी के विचार पर विचार किया था, जिसे कई लोगों ने अत्यधिक आपत्तिजनक वे उस ब्रांड इक्विटी को थोड़ा थोड़ा करके कम कर रहे हैं और अब हम सवाल करने लगे हैं। प्रतिक्रिया तुरंत हुई और विवाद और भी बढ़ गया जब वह स्थिति को संबोधित करने के लिए द टुडे शो में आई। इसके बजाय पूरी जिम्मेदारी लेने की, उन्होंने खुद को पीड़ित के रूप में पेश किया, यह दावा करते हुए कि उनके साथ अनुचित न्याय किया गया। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कोई मजबूत माफी नहीं दी, सिर्फ पहले के माफी वीडियो का उल्लेख किया। कई दर्शकों को लगा कि उनमें ईमानदारी की कमी है, जिसने उनकी प्रतिष्ठा को और भी खराब कर दिया। वह रात मेरे साथ बिताई और मैंने उसे उसके सोने के समय से ज्यादा देर तक जागने दिया। जैसे ही आक्रोश फैला, प्रमुख कंपनियों ने, जो वर्षों से उनके साथ काम कर रही थी, संबंध तोड़ने का निर्णय लिया। वॉलमार्ट और फूड नेटवर्क जैसे ब्रांड ने दूरी बना ली, जिससे उनके करियर में भारी गिरावट आई। जेसी आइसनबर्ग। ज़ॉम्बीलैंड और नाउ यू सी मी में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले जेसी आइसनबर्ग को उनकी तेज तर्रार अदाकारी के लिए बहुत पसंद किया जाता था। उन्हें अकादमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब जैसे बड़े पुरस्कारों के लिए नामांकन भी मिले। हालांकि फिल्मों के बाहर उनकी अशिष्ट होने की प्रतिष्ठा बन गई और एक इंटरव्यू से यह स्थिति और भी बदतर हो गई। हाँ, क्या तुम उसके साथ बेसबॉल टीम में हो? रोमिना पुगा के साथ एक साक्षात्कार के दौरान आइजनबर्ग के व्यवहार ने कई लोगों को चौंका दिया। उन्होंने उसके सवाल पूछने के तरीके पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की और यहां तक कि उसके हाथ पर नोट्स लिखने के लिए उसकी चिढ़ाई भी। कोई सवाल? क्या आप इंटरव्यू के लिए गुप्त रूप से सवाल छुपा रहे हैं? एक समय जब उसने मजाक में उनसे तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहा, तो उन्होंने जवाब दिया, अरे तुम मेरे समय पर हो। अरे तुम मेरे समय पर हो। रिपोर्टर ने बाद में कहा कि यह अनुभव अपमानजनक था और उन्हें असुविधा हुई। मेरा वास्तव में अकेले रहने का विचार। ऐसा बदतमीज। साक्षात्कार के ऑनलाइन फैलने के बाद कई लोगों ने उन्हें असभ्य और अभिमानी कहा। उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और दर्शकों के लिए उनका समर्थन करना कठिन हो गया। सीन कॉम्स। एक सुरक्षा कैमरे ने लॉस एंजलिस के एक होटल की गलियारे में सीन कॉम्स को उनकी उस समय की प्रेमिका कैसी वेंचुरा पर हमला करते हुए पकड़ा।
वर्षों बाद इस फुटेज के जारी होने से उनके व्यवहार को लेकर गंभीर चिंताएं उठी। व्यवहार और व्यक्तित्व। वीडियो वेंचुरा के होटल के कमरे से बाहर निकलते हुए शुरू होता है, जो शायद बाहर जाने की कोशिश कर रही है। संगीत मुगल सीन पी कॉम्स के खिलाफ वह जल्दी से वेंचुरा के पास पहुंचता है और आक्रामकता से उसे पकड़ लेता है। बिना हिचकिचाए वह उसे फर्श पर फेंक देता है। जब वह असहाय पड़ी रहती है, वह उसे 2 बार लात मारता है। मार्च 2016 में लॉस एंजलिस के एक होटल का गलियारा। फिर वह उसके सामान उठाकर जबरदस्ती उसे होटल के कमरे की ओर घसीटता है। वेंचुरा बाद में लिफ्ट के पास होटल का फोन इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, शायद मदद के लिए कॉल करने के लिए। कॉम्स थोड़ी देर के लिए दूर चला जाता है, लेकिन वापस आता है, उसे कोने में करता है और उसे फिर से मारता हुआ प्रतीत होता है। फुटेज समाप्त होता है जब वह लिफ्ट के पास बैठता है और हॉलवे में एक फूलदान फेंकता है। उसने उसे पकड़ा और फिर गलियारे में कांच के गुलदस्ते उठाए और उन पर फेंक दिए। इस चौंकाने वाले वीडियो ने कॉम्स की छवि को गहराई से क्षति पहुंचाई। कई लोगों ने उनके व्यक्तित्व और पिछले व्यवहार पर सवाल उठाए। उनकी हाल की विवादास्पद घटनाओं ने उनके लंबे समय से चल रहे करियर को समाप्त कर दिया लगता है। कुछ गलतियों को सुधारा जा सकता है, लेकिन ये करियर कभी भी फिर से पहले जैसे नहीं रहे।